हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय आश्रम में स्वागत है। आज हमारा 2 दिसंबर है। जो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे, जो आपको बीपीएससी आगामी जो बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं, 68 बीपीएससी या 69 बीपीएससी या अदर भी एग्जाम जैसे यूपीपीसी सबका है, यूपीएससी है, जो भी एग्जाम अगर आगे देने वाले हैं, जो आगामी एग्जाम जो भी है, प्लीज़ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा आज के लिए। क्योंकि पेपर 2 खासकर कोलिजम प्रणाली है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा आज। कृपया जो भी हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, और शुरू से लास्ट तक जरूर ये सेशन को देखें। मेरी जो वीडियो है ये आपको शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि चीज़ें समझ में आएगा चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत है, जो हमारे सिलेबस में है, या यूपीएससी के सिलेबस की बात करें, बीपीएससी के सिलेबस की बात करें, या पीटी की बात करें। कोई भी एग्जाम की अगर पीटी देने जा रहे हैं, उसके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग के भी भूमिका में आपको पॉइंट नोट करने में आसानी होगी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर न्यूज़ की अगर बात करें आज का, कह रहा है भारत का G20 अभी जो है सब भारत का G20 मुद्दा आपको चर्चा में चल रहा है। क्योंकि 1 दिसंबर, देखिए कल का जो न्यूज़ था 1 दिसंबर का, आपका 1 दिसंबर के 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थे। G20 का अध्यक्ष 1 साल तक करेगा, उसके बाद फिर 1 महीने के लिए भारत को यूएन काउंसिल में, यूएनएससी में आपको अध्यक्षता करने का मौका मिला है फिर से। क्योंकि 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य का 1 1 महीने करने का मिलता है मौका। इससे पिछले बार अगर बात करें 1 अगस्त 2021 को 1 महीने का अध्यक्षता करने का मौका मिला था भारत को। ये भी क्वेश्चन आपको 66 का जो अभी जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया बीपीएससी का, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको 68 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। कृपया इसको बढ़िया से अच्छे से आप इसको नोट्स बना के जरूर रखें, ताकि आपको आगामी जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सके। चलिए, तो भारत का G20 जो एजेंडा है किस पर आधारित, तो समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक है। ये आपका टॉपिक ही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने 1 दिसंबर से, देखिए वही अभी जो मैंने कहा कल भी ये चीज़ का टॉपिक, ये भारत ने 1 दिसंबर 2022 से आधिकारिक तौर पर G20 देशों की अध्यक्षता संभाल ली है 1 दिसंबर से। और 1 दिसंबर से आपका 1 महीने के लिए अध्यक्षता भी करेंगी यूएनएससी में, काउंसिल में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का G20 जो एजेंडा है समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। कैसा होगा ये? निर्णायक होगा। उन्होंने मानव केंद्रित वैश्वीकरण के नए प्रतिमान को आकार देने के लिए मानसिकता में मौलिक बदलाव की वकालत करते हुए वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक दुनिया, एक परिवार और एक, इसका जो थीम रखा गया है, क्या रखा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि G20 का थीम क्या है, एक दुनिया की थीम को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारा युग जो है युद्ध का नहीं होना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारतीय समूह की अध्यक्षता आपसी विमर्श, सहयोग और निर्णायक तरीके से करेगा, ताकि जो मौजूदा जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने में मदद मिले। दुनिया के अखबारों में लिखे लेख में पीएम ने कल का पीएम का लेख भी आया था, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के सामने G20 पे। पीएम ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियां के रूप में रेखांकित किया, जिनमें से एक साथ मिलकर ही सबसे अच्छी तरह से लड़ा जा सकता है। उन्होंने G20 का आह्वान किया, आइए हम भारत की G20 की अध्यक्षता को हीलिंग, हार्मनी और होप की अध्यक्षता बनाने में एक साथ शामिल हो। आइए हम मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को आकार देने के लिए मिलकर काम करें। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करें तो आपका यहाँ पे है G20 कार्यक्रम जो हुआ है उसके बारे में तो जान लेना चाहिए। ठीक है, कहा जा रहा है G20 की अध्यक्षता में के पहले कार्यक्रम के तौर पर गुरुवार G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 75 विश्वविद्यालय वो जुड़े थे। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, अभी वर्तमान में हमारे जो विदेश मंत्री जो हैं हमारे भारत के, वो एस जयशंकर हैं। तो उन्होंने कहा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जो है भारत पर भरोसा करते हैं। हम उनकी आवाज़ उठाएंगे और भारत अपनी भूमिका निभाने का इच्छुक भी है। इस समूह की अध्यक्षता भारत के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को अपने तरीके से निभाएगा और भारत ने बेहद महत्वपूर्ण समय में इस संगठन की जिम्मेदारी मिली है। बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि पिछले 3 वर्ष से हम लोग कोविड का महामारी का काफ़ी आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। और जो विकासशील देश है, विकासित देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति अभी बहुत खराब चल रही है। विकासशील और विकसित देशों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अंतर बढ़ रहा है। यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ तो उसका विवाद का भी असर दिख रहा है।
ऐसे में ये जरूरी है कि वैश्विक नेता सही मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। विदेश मंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को भी दो वरीयताओं के तौर पर गिनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम। डीजी यात्रा में चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास, कागजात से मिलेगी छुटकारा। ज्योतिराव सिंधिया ने किया आईजीआई टर्मिनल 3 पर डीजी यात्रा सेवा का शुभारंभ। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ने कहा कि सहजता का पर्याय है डीजी यात्रा। ऐप में यात्रियों से जुड़ी जानकारियां इंडिकेटेड फॉर्मेट में सुरक्षित रखी जाएगी। अब देखिए इसके बारे में जान ले चीज़ें क्या है। तो केंद्रीय नागरिक विमानन जो मंत्री हैं अभी ज्योतिराव सिंधिया हैं, उन्होंने डीजी यात्रा सेवा का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर शुभारंभ किया। उन्होंने ये भी कहा कि डीजी यात्रा जो है सहजता का पर्याय है। अब चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। जो बोर्डिंग पास है क्या है, तो हवाई यात्रा से जुड़ी प्रणाली में जुड़ा एक नया अध्याय है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम आधारित यह सेवा यात्रियों को एयरपोर्ट पर संपर्क रहित मुहैया कराएगा। ऐप में यात्रियों से जुड़ी तमाम जानकारियां इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सुरक्षित होंगी। जानकारियों पर आधारित डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। अभी डीजी यात्रा की सुविधा केवल घरेलू यात्रियों के लिए है। अब क्या है डीजी यात्रा, इसको भी आपको समझना चाहिए। यह ऐप आधारित एक प्रणाली है। डीजी ऐप डाउनलोड करने के बाद यात्री का बायोमेट्रिक पंजीकरण किया जाएगा। यात्री को फ़ोन नंबर, आधार की जानकारी दर्ज करनी होगी। यात्री का बोर्डिंग पास उसके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। यात्री को अपने आधार कार्ड के साथ सेल्फी लेनी होगी और बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा। यात्री के टर्मिनल में प्रवेश करते ही आपकी पहचान से संबंधित तमाम जानकारी जो है सीआईएसएफ, एयरलाइंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के पास होगी। इस प्रक्रिया के बाद प्रवेश द्वार पर यात्री को केवल मुख्य द्वार पर बारकोड स्कैन करना होगा। इसके बाद सभी द्वार पर यात्री को केवल कैमरे की ओर देखना होगा। बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं। ये स्टार्ट हो रही है, बहुत समय लगता था वहाँ पे। आगे चलते हैं कि कोलिजियम प्रणाली। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। कोलिजियम क्या होता है, एनजेसी क्या है और एजेंटों की नियुक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी का पेपर 2 आपका वही है। अगर बीपीएससी में बात करें, बीपीएससी में आपका पेपर 2 में है, ये पॉलिटी का है। ये आपका पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आगामी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं सिविल सर्विस का, बहुत ही खास है ये न्यूज आपके लिए। इस पर नोट्स बनाने की जरूरत भी है। अब बात कर रहे हैं कि कोलिजियम यह है, कोलिजियम प्रणाली है क्या। ठीक है, इसको समझने की, कोलिजियम प्रणाली है क्या, यह है कोलिजियम प्रणाली। मतलब इसके माध्यम से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और संतुलन किया जाता है। हालांकि कोलिजियम प्रणाली को लेकर ना तो संविधान में विशेष प्रावधान है और ना ही संसद इसे कोई कानून बनाता है, ना ही संसद से कोई कानून बना है अभी तक। ठीक है, कोलिजियम जो प्रणाली है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों पर आधारित सिद्धांतों पर यह कार्य करती है। 2 तरह के कोलिजियम होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे आदमी को या बहुत सारे को ये पता नहीं है कि कोलिजियम कितने प्रकार, कोलिजियम 2 प्रकार के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और हाई कोर्ट कोलिजियम। मतलब जो कोलिजियम जो है 2 प्रकार के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और एक हाई कोर्ट का कोलिजियम अलग है। ठीक है, 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में देश के प्रधान न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठ न्यायमूर्ति होते हैं। हाई कोर्ट में कोलिजियम में वहाँ के चीफ जस्टिस के साथ 2 अन्य सेवारत वरिष्ठतम जज होते हैं। समझ में आ गया चीज़ें? तो फिर से चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उसमें आपको कौन कौन होते हैं। तो 5 सदस्यीय टीम होती है उसमें, तो जिसमें से देश के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस सीजेआई और उसके साथ 4 वरिष्ठतम न्यायमूर्ति होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बात है। अगर हाई कोर्ट कोलिजियम की अगर बात करें, उसमें आपको वहाँ के चीफ जस्टिस और साथ में 2 अन्य सेवारत वरिष्ठतम जज, मतलब सेवारत जो वरिष्ठतम जज हैं, रह चुके हैं, वो 3 लोग शामिल होते हैं हाई कोर्ट के कोलिजियम में। तो ये समझ में आ गया चीज़ें। आगे चलते हैं। संविधान में नहीं है पूरी व्यवस्था, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है चीज़, क्योंकि देश में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर किसी प्रक्रिया को उल्लेख तो नहीं है, लेकिन 2 अनुच्छेद में यह जरूर स्पष्ट किया गया कि इनकी नियुक्ति में कौन कौन लोग शामिल होंगे। अनुच्छेद 124(2) ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसके लिए चीफ जस्टिस जो है और सुप्रीम कोर्ट वो संबंधित हाई कोर्ट के जजों से मशवरा किया जाएगा। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए इसी प्रकार का संविधान 217 में प्रावधान में अनुच्छेद 217 में किया गया है। अब है कि सरकार की सीमित भूमिका है इस प्रक्रिया में। सरकार की जो भूमिका है वह सीमित है। जब कोलिजियम द्वारा जजों की नियुक्ति के नाम चयनित कर लिए जाते हैं तो सरकार के मतलब जब क्या होता है, कोलिजियम के द्वारा हम पहले जजों जो चयन करना है उनको नाम चयनित हो जाता है, तो उसके चयनित होने के बाद है सरकार के पास वो लिस्ट जाता है ताकि वह राष्ट्रपति को मशवरा दे सके। यदि सरकार
को किसी नाम या नामों पर आपत्ति है तो वो सिफारिश वापस भेज सकती है, लेकिन कॉलेजियम उसकी आपत्ति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि क्या है, मतलब सिफारिश तो सरकार भेजेगी, किसी नाम की आपत्ति है, लेकिन कॉलेजियम उसकी आपत्ति मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को भी ध्यान देना है। जब कॉलेजियम दोबारा भेजेगा तो सरकार को संविधान पीठ के पूर्व के फैसलों के आधार पर उसे संस्तुति देनी ही होती है। सरकार कॉलेजियम द्वारा नामित उम्मीदवारों के बारे में खुफिया ब्यूरो के माध्यम से जांच कराने की जिम्मेदारी निभाती है। अब है कॉलेजियम प्रणाली के जन्म कब हुआ था, उसकी कहानी क्या है। तो देश में कॉलेजियम प्रणाली का जन्म कैसे हुआ था, तो उसका जो जन्म था वो आपको सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के आधार पर हुआ। 3 जजेज केस प्रसिद्ध है इसके लिए। इसके लिए क्या है, तीन जज का केस फेमस है, जिनके आधार पर जो है कॉलेजियम का जन्म हुआ था। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की थी, जहां से कॉलेजियम का रास्ता खुला था। सबसे पहला केस की अगर बात करें, वर्ष 1981 फर्स्ट जज केस में फैसला आया कि हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति चीफ जस्टिस की भूमिका में नहीं होगी, भूमिका प्रमुख नहीं होगी, राष्ट्रपति मशविरा मानने पर विवश नहीं होंगे। इससे कार्यपालिका को अधिक शक्ति मिली। 1 दशक से अधिक समय तक इसी आधार पर जजों की नियुक्ति हुई है। दूसरा केस अगर बात करें, सेकंड केस, तो वर्ष 1993 में सेकंड जजेज केस में 9 जजों की संविधान पीठ ने जजों की नियुक्ति और संतुलन के लिए कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था दी। दूसरा केस था। अब तीसरा आएगा आपका कि 1998 में कॉलेजियम प्रणाली व्यवस्थित हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठतम जज कॉलेजियम का हिस्सा होंगे। यह भी कहा गया कि यदि कॉलेजियम के 2 जजों ने भी किसी नाम पर विपरीत प्रतिक्रिया दी है तो चीफ जस्टिस जो है को उन नामों की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। अब क्या है कि जब उसके बाद क्या हुआ, एनजेएससी की बनी तैयारी, एनजेएससी बनाना पड़ा। तो कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जस्टिस एम एन वेंकटचलैया आयोग का गठन किया। आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, एनजेएससी बनाने की सिफारिश की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम जजों के साथ कानून मंत्री और समाज से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यह सिफारिश लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रही, लेकिन वर्ष 2014 में बनी राजा की सरकार ने के लिए एनजेएससी क्या हुआ, तो एनजेएससी का गठन रहा। लोकसभा से इस संबंध में कानून भी पारित हुआ, लेकिन न्यायपालिका के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की बात कहते हुए एनजेएससी के विरोध में याचिकाओं की बाढ़ आ गई। आखिरकार वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ ने क्या किया, तो एनजेएससी के गठन के लिए संविधान संशोधन को गलत ठहराते हुए इसे फिर बक्से में कैद कर दिया, बक्से में बंद कर दिया, मतलब कैद हो गया। यह फैसला 4-1 के बहुमत से आया, लेकिन जिसमें कहा गया जजों की नियुक्ति कॉलेजियम से ही होनी चाहिए। अगर बात करें हम भारत के अलावा ये किस किस देश में यह व्यवस्था है, तो अगर बात करें तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और अपीलीय अदालतों के जजों को राष्ट्रपति नामित करते हैं, यह और सीनेट इनका अनुमोदन करती है। यह व्यवस्था संविधान प्रदत्त है। उम्मीदवारों के नाम की संस्तुति प्रायः सीनियर सदस्यों के द्वारा की जाती है। और यूके की बात करें तो यूके में वर्ष 2006 में एक स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है। पहले यहाँ लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर नियुक्तियाँ होती थी, और ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल द्वारा ही जजों की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमारा पूरा कॉलेजियम प्रणाली थी, एनजेएससी और जजों की नियुक्ति के बारे में पूरा ये आपका पॉलिटी का पूरा ढांचा था। इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा, चीज़ों को नोट्स बनाना होगा, तब समझ में आएगा चीज़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसमें, इसलिए मैंने वहाँ पे वीवीआई भी लिख दिया है, जिसको आप अच्छे से देखेंगे। आगे रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनियां पूर्व अग्निवीरों की विशेष कोटे में रोजगार देने पर सहमत हो चुकी है। मतलब सेना में 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की संभावनाएं तलाश की पहल सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र से जुड़ी देश की आधा दर्जन रक्षा उत्पादन कंपनियों से उनके यहाँ नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष मौका को लेकर बातचीत की है। रक्षा मंत्रालय की इस पहल के दौरान इन कंपनियों ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वैकल्पिक रोजगार देने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा कंपनियों से अपनी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष कोटे का प्रावधान करने की नीति जल्द बनाने का आग्रह किया है। ठीक है, आगे चलेंगे आपका कि अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास चीन से समझौते का उल्लंघन नहीं। अभी क्या है कि अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की आपत्तियों को भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि इस अभ्यास का 1993 और 1996 में हुए समझौते से कोई लेना नहीं है। चीन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसे भी यह भी सोचना चाहिए कि वह खुद को इन समझौतों का उल्लंघन करता रहा है।
बागची ने जो कहें कि उनका कहना है कि भारत जिस देश से चाहता है उसके साथ युद्धाभ्यास करता है। उसने किसी तीसरे देश को यह अधिकार नहीं दिया है कि वही इस पर रोक लगा सके। जहाँ तक कि अमेरिका के साथ संबंधों की बात है तो हमने किसी तीसरे देश को वीटो पावर नहीं दे रखा है। बताते चले कि भारत और अमेरिका के बीच इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास चल रहा है। आगे चलेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक था आज, उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा ये एनजेसी के बारे में। देखिए भारत ने में कुछ और भी जिम्मेदारियां संभाली। देखिए G20 संभाला ही, उसके अलावा और भी यूएनएससी का काउंसिल में आपका 1 महीने की अध्यक्षता करने का मौका मिला भारत को फिर से। वो भी 1 दिसंबर से शुरुआत हुआ है। 1 दिसंबर 2012 को G20 के देशों की अध्यक्षता संभालने के साथ साथ भारत ने कुछ और भी जिम्मेदारियां संभाली है। इसमें सबसे प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का दिसंबर 2022 का अध्यक्ष बनना। भारत अभी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है और इसकी सदस्यता दिसंबर 2022 में ही समाप्त हो रही है। और हर अस्थायी सदस्य को दो बार 1 महीने के लिए अध्यक्षता करने का दायित्व मिलता है। अगस्त 2021 के बाद अब इस महीने भारत यह दायित्व संभालेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस महीने भारत की कोशिश होगी वह बहुवादी संस्थानों में सुधार के साथ आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम को मजबूत बनाने पर काम करे। भारत गुरुवार को वासेनार व्यवस्था का भी अध्यक्ष बन गया है। वासेनार व्यवस्था जो है उसको भी अध्यक्ष बन गया है। ये क्या है तो 42 देशों का एक संगठन है जिसमें भारत को दिसंबर 2017 में ही शामिल किया गया। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक हस्तांतरण खासतौर पर हथियारों से संबंधित तकनीक के हस्तांतरण को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से काम करता है। दुनिया में सैन्य दृष्टिकोण से लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से भारत जो है 3 का सदस्य बन चुका है। वासेनार व्यवस्था में इसमें शामिल है। चौथा समझौता परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी है जिसमें भारत के प्रवेश की राह में चीन बड़ा रोड़ा बना हुआ है। भारत को इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करनी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट्स बनाने की जरूरत होगी। यहाँ पे क्या है तो सबसे शक्तिशाली समूह की कमान से बढ़ेगी धाक। मतलब भारत जो है अभी पहले तो बात करें तो G20 की अध्यक्षता संभाल लिया भारत। तो यूरोपीय संघ और 19 देशों का बना यह समूह उत्पादन को लेकर वैश्विक कारोबार और जीडीपी तक 3/4 से ज़्यादा हिस्से पर नियंत्रण रखता है। अगले 1 साल तक भारत इस समूह की कमान संभालेगा और इसकी बैठकों के एजेंडे में भारत की भूमिका रहेगी और इससे वैश्विक स्तर पर भारत की धाक बढ़ेगी। 23 साल पहले रखी गई थी नींव। अगर इसमें बात करें इस पर भी नोट्स बनाने की जरूरत है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है IR के लिए। 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच विमर्श के मंच के रूप में G20 का गठन हुआ था। 1999 में 2008 में इसे राष्ट्राध्यक्षों एवं सरकारों के बीच गठजोड़ के फोरम के रूप में उन्नत किया गया और वैश्विक आर्थिक संकट को देखते हुए यह कदम बढ़ाया गया था। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ इस समूह के सदस्य। अब बात करेंगे वैश्विक जीडीपी में कितना योगदान है। 65%। 80% उत्पादन होता है G20 देशों में। 75% 76% आपका वैश्विक व्यापार में योगदान है इसका और 86% वैश्विक जनसंख्या इन देशों में रहती है। लाभ क्या होगा इसको भी आपको नोट्स बनाना जरूरत है IR में। कुछ एजेंडा में वैश्विक चिंता के विषय को शामिल कर नेतृत्वकर्ता की छवि में आएगा भारत। मंदी के संकट से वैश्विक स्तर पर आर्थिक सहयोग को मिल सकेगा नया स्वरूप। जलवायु परिवर्तन से निपटने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की राह खोल सकता है भारत। सरकार के पास विश्व के समक्ष ब्रांड इंडिया की छवि को मजबूत करने का मौका मिलेगा। 50 शहरों में G20 से जुड़े 200 आयोजनों से देश भर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया की पहल को मिलेगी गति। विश्व में भारतीय उत्पादों की बढ़ेगी पहुंच। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर समूह के देशों को एकजुट करने का अवसर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप नोट कर सकते हैं कि G20 के बारे में विशेष दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका है केंद्र सरकार ने GM सरसों के फील्ड ट्रायल का किया बचाव। मतलब जो केंद्र सरकार ने क्या हुआ तो GM जो सरसों है उसके फील्ड ट्रायल का सुप्रीम कोर्ट ने बचाव किया है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि फील्ड ट्रायल की मंजूरी सोच विचार करने के बाद पूरी सावधानियां और शर्तों के साथ दो की गई है। दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दशकों से इस तकनीक का उपयोग हो रहा है। इससे भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले सरसों तेल का क्या होगा उत्पादन भी बढ़ेगा। आगे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो भारत में क्रिप्टो बाजार का कायम संशय है। भारत में जो क्रिप्टो बाजार के बारे में किया जा रहा है चीज़ें, तो इसको आप पढ़ लेंगे चीज़ें। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है आपके लिए, क्रिप्टो बाजार होता क्या है चीज़ें। तो इसमें अगर बात करें हम
तो धन निवेश का जो तरीका है कुछ वर्षों में काफ़ी सनसनी मचाता रहा है। वह बिटकॉइन सरीखी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने का रहा। एक अरसे तक लोगों ने वर्चुअल या कहें कि आभासी मुद्राओं में पैसा लगा के जमकर चांदी लूटी, लेकिन 2022 इस मामले में बेहद बुरा साल साबित होने जा रहा हुआ है। देश में कायदे से मौसम की ठंड आने से क्रिप्टो बाजार में सर्दी लग गई है और इसके लिए पर्यवेक्षक जो है क्रिप्ट विंटर शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश के लिए क्रिप्टो की चर्चा बेमानी नहीं है, क्योंकि भारत ने अनुमानिक रूप से 1.5 से 2 करोड़ ने क्रिप्टो में पैसा लगा रखा है। देश में 350 क्रिप्टो स्टार्टअप और एक्सचेंज भी है। हमारे देश में, इंडिया में बात हो रही है, जो आम लोगों या भरोसा जताने के साथ ही क्रिप्टो के अच्छे दिन आएंगे, इनमें निवेश बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। फिर भी सच्चाई यह है कि हमारे देश में क्रिप्टो निवेशकों में से 65 से 75% ने अपनी पूंजी गंवा दी है। ऐसे में यह सवाल मनोनिखेज है कि आखिर ये आभासी मुद्राएं निवेश के मामले में बुलबुला क्यों साबित हुई है, जबकि इन्हें निवेश की बेहतरीन विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। क्रिप्टो को का कानूनी दर्जा, अगर बात करें कानूनी दर्जा कब मिला, तो दुनिया के क्रिप्टो बाजार पर नजर डालने से पहले जरूरी है कि भारत में क्रिप्टो के कानूनी दर्जे पर बात की जाए। इसको वस्तुस्थिति यह है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडीए अवैध नहीं है। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र में भारत में इसके कारोबार पर पाबंदी लगने की आशंका जताई जा रही है। असल में हमारे देश में मार्च 2022 तक की स्थिति यह थी कि कोई भी वीडीए यानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से इन मुद्राओं का व्यापार कर सकता है। फिर भी नीतिगत नियमों के संदर्भ में भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है, जिसको आप देख लेंगे। चीज़ें आगे चलेंगे। आपका इकोनॉमिक्स पेज में क्या है, तो भारत को इस बार $100 अरब रेमिटेंस मिलेगा, और मतलब ये रिपोर्ट आया है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो चुनौतियों के बावजूद 2022 भारत को रेमिटेंस के रूप में $100 अरब से ज़्यादा की राशि मिलने की उम्मीद है। विदेश में काम करने वालों की ओर से स्वजनों को भेजी जाने वाली राशि को रेमिटेंस का मतलब रेमिटेंस किसको कहा जाता है, तो विदेशों में काम करने वालों की ओर से स्वजनों को अपने परिजनों को भेजी जाने वाली राशि को रेमिटेंस कहा जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस वर्ष भारत को मिलने वाला रेमिटेंस में 12% की वृद्धि रहने की उम्मीद है, और इस तरह से भारत चीन, मैक्सिको और फिलीपींस को पछाड़ देगा। इस तरह से भारत जो है चीन, अमेरिका और फिलीपींस को पछाड़ देगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र को मिलने वाला रेमिटेंस में 3.5% की वृद्धि के साथ 163 अरब डॉलर। इस क्षेत्र में भारत और नेपाल को छोड़कर अन्य देशों को मिलने वाले रेमिटेंस में औसतन 10% की गिरावट रहने की बात कही गई है। नेपाल को मिलने वाले रेमिटेंस में 4% की वृद्धि का अनुमान है। भारत को मिलने वाले रेमिटेंस जीडीपी का 3% है। यदि भारत इस लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई है से करीब 25% ज़्यादा होगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में $80 अरब एफडीआई जुटाने का लक्ष्य रखा है। अगर बात करें, देखिए किसको कितना रेटिंग रेमिटेंस मिलेगा, तो भारत को मिलेगा $100 अरब पहुंचेगा, मैक्सिको 60, 51 अरब डॉलर जो है सो आपका, चीन फिलीपींस 38 अरब डॉलर, मिस्र 32। ठीक है, इस तरह से देखिए भारत का सबसे ज़्यादा है, वो मैक्सिको, चीन, फिलीपींस से ही आगे बढ़ जाएगा भारत। आगे है डिजिटल रुपये से भुगतान का बैंक को नहीं चलेगा पता। मतलब इससे क्या होगा, इसको कह रहा है बैंक को नहीं चलेगा, मतलब खुदरा जो डिजिटल रुपया है, रुपये के माध्यम से होने वाले भुगतान की जानकारी बैंक को भी नहीं मिलेगी। अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से किसी प्रकार के डिजिटल भुगतान करने पर इसकी पूरी जानकारी बैंक के पास होती है। इसका कारण यह है कि बैंक के खाते से पेटीएम, गूगल पे और अन्य डिजिटल पे ऐप से जुड़े होते हैं। डिजिटल रुपये से क्यूआर कोड स्कैन के जरिए दुकानदार को भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जानकारी बैंक के पास नहीं होगी। बता दें कि गुरुवार से देश के 4 शहर में खुदरा डिजिटल रुपये के इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया। डिजिटल रुपया जिस वॉलेट में रखा जाएगा वह आरबीआई मुहैया करेगा। बैंक यहाँ सिर्फ इंटरमीडिएरीज का काम करेगा, जहां ग्राहक डिजिटल रुपये के लिए भुगतान करेगा। एफटी जो है कैश के को फाउंडर दीपक उठनी ने बताया कि अभी अगर 2 व्यक्ति आपस में नकदी का लेन देन करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को उसका पता नहीं चलता। वैसे ही डिजिटल रुपये में लेन देन भुगतान करने पर उसका बैंक को पता नहीं चलेगा। डिजिटल रुपये को लेकर बैंक नहीं करेगा कोई पूछताछ। मतलब जानकारों के मुताबिक ये कहता है कि आरबीआई भी पहली बार ही यह जान पाएगा कि किस व्यक्ति को कितना डिजिटल रुपया लिया है। हालांकि इसकी बड़ी वजह यह है कि डिजिटल वॉलेट आरबीआई देगा। उसके बाद से डिजिटल रुपया के लिए बैंक में भुगतान करने पर ग्राहक के वॉलेट में रुपया के लिए बैंक में भुगतान करने पर ग्राहक के वॉलेट में डिजिटल रुपया स्वतः आ जाएंगे। किसने कितना डिजिटल रुपया खरीदा, यह जानकारी बैंक भी अपने पास नहीं रख सकेगा। जल्द ही कुछ इस प्रकार के निर्देश आरबीआई की तरफ से बैंकों को जारी की जाने की उम्मीद है। बैंक ग्राहक से कोई पूछताछ भी नहीं कर सकेगा।
आरबीआई देगा डिजिटल रुपये की गारंटी, मतलब आरबीआई देगा इसकी गारंटी, मतलब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि डिजिटल जो रुपया है उसका एक बड़ा और ये फायदा है कि होगा कि इसकी गारंटी आरबीआई देगा। अभी बैंक सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी देता है, हालांकि डिजिटल वॉलेट में पूरी राशि की गारंटी आरबीआई दे रहा है। अभी डिजिटल तरीके से किसी अन्य के खाते में 50,000 से अधिक का लेन देन करने पर पैन की जरूरत होती है, हालांकि डिजिटल रुपये के लेन देन के बारे में इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। खास बातें और भी है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया गया है ये खुदरा डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट। अभी सीमित ग्राहकों और दुकानदारों को मिलेगी यह सुविधा। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से खुदरा डिजिटल रुपये लिए जा सकेंगे। थोड़े दिनों बाद ये अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना में और शिमला जैसे शहरों में डिजिटल रुपये का चलन शुरू होगा। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो जो भी अगर हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको जो भी आगे आने वाले जो हमारे नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है भारत के G20 अध्यक्ष की अध्यक्षता का समर्थन करने को उत्सुक अमेरिका। अमेरिका ने ये कहा है कि भारत के G20 की अध्यक्षता का समर्थन करने को उत्सुक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में होने वाले जो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि वह एक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा। तो यहाँ तक हम लोग आज बहुत अच्छा टॉपिक को डिस्कस किया है। कृपया इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारे जो क्या कहते हैं अभी तक यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और ये भी है और ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर दिया आज का जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट्स जरूर बना लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन की ओर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।